अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है सेक्शन 491 से 511 आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर है पीपीसी का। और जो 511 सेक्शन है इसका इन डिटेल लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 491 किस चीज़ के हवाले से, सेक्शन 491 जो है वो बात करता है किस चीज़ के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट के जो रेमेडी है, यानी कि कोई अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना करे तो उसकी रेमेडी कहाँ अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। फिर भी उसकी जो एक्सटेंशन है वो कहाँ पर अवेलेबल है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। उससे हटके अगर कोई चाहता है कि मैं उसे सज़ा दिलवाऊँ, इसने मेरा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो फिर उसका प्रोविज़न 1 से 2 प्रोविज़न ऐसे हैं जो कि पीपीसी के अंदर अवेलेबल है। अब सेक्शन 491 से ऑनवर्ड जाने से पहले एक सेक्शन ऐसा है जो जिसकी एप्लीकेशन बहुत आपने मूव होते हुए देखी होगी, जो कि है सेक्शन 489 एफ का पर्चा। 489 एफ है क्या? 489 एफ है डिसऑनेस्टली इशूइंग अ चेक। इशूइंग अ चेक। अब ये डिसऑनेस्टली इशूइंग अ चेक है, इसके मामला जितने भी हैं वो 498 एफ के अंदर मौजूद हैं। Whoever dishonestly issues a check forward repayment of a loan, fulfillment of an obligation, imprisonment which may extend to 3 years with fine or both, unless he has established for which the burden of proof shall rest on him। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल इतना है कि जो 490 एफ है ये किसी को चेक वगैरह इशू करने के हवाले से, अगर कोई भी शख्स किसी के ऊपर कोई भी पैसे वगैरह पेंडिंग है और वो क्या करता है, वो एक जो है चेक इशू कर देता है। जैसे ही वो चेक इशू करेगा और बाद में वो चेक पास नहीं होता तो उसके ऊपर मेमोज लगते हैं। मेमोज कैसे? फर्स्ट मेमो, सेकंड मेमो, थर्ड मेमो। फिर उसके बाद डायरेक्टली जो शख्स है जिसको उसने चेक इशू किया वो जाके एफआईआर भी करवा सकता है, जिसकी पनिशमेंट कितनी है? 3 इयर्स विद इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। तो इसकी सज़ा कितनी है? 3 इयर्स, 3 साल तक की इसकी सज़ा है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाया होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ लाए भी उस पे होगा, प्रोसिक्यूशन पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाया करेगा इस अक्यूज पे। उसके बाद आ जाए सेक्शन 491 जो आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एक या दो ही प्रोविजंस हैं। वो एक या दो प्रोविजंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले 491। अब 491 जो है ये बात किस चीज़ की करता है? ये करता है हेल्पलेस पर्सनस की। अब हेल्पलेस पर्सनस कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये स्पेसिफिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की तो बात कर रहा है। यहाँ पर ये स्पेसिफिकली बात किस चीज़ की कर रहा है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये कह रहा है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया हो? स्पेसिफिक हेल्पलेस पर्सन के साथ। whoever being bound by lawful contract to attend or to supply the want of any person who by reason of youth or of unsoundness of mind or disease, bodily weakness, or is helpless and incapable providing his own safety or supplying of his wants। in simple manner, अगर इसको मैं सिंपल करूं सेक्शन 491 को, तो 491 किस चीज़ के बारे में? 491 है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। टू इंटेंड और टू सप्लाई, टू इंटेंड और टू सप्लाई, टू इंटेंड और टू सप्लाई वांट ऑफ हेल्पलेस पर्सन, वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। नीचे कहते हैं शोर आ रहा है, ठीक है, क्लास के ड्यूरिंग शोर ना है, हेल्पलेस पर्सन। अंडरस्टैंड? अब ये जो सेक्शन 491 है ये स्पेसिफिकली बात किसकी करता है? हेल्पलेस पर्सन की।
कि अगर कोई शख्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे किसी ऐसे शख्स के साथ जो कि हेल्पलेस हो, बॉडीली उसको वीकनेस हो या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, तो फिर उसकी जो सज़ा है वो कितनी है? उसकी जो सज़ा है उसका है कुछ 3 months विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 600 रुपीज़। इसकी सज़ा कितनी हो जाएगी? 3 months, 3 months। और फिर उसके साथ जो इसकी फ़ाइन है वो फ़ाइन कितनी होगी? 600 रुपीज़। ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिक सज़ा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है 490 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ओमिटेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज। अब ये जो ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज हैं, ये ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन भी कहलाए जा सकते हैं, ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज भी कहलाए जा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हमें जो है मैरिंग ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, ये प्रोविज़न जो है स्पेसिफिकली किसके ऊपर एप्लीकेबल है? वुमेन के ऊपर तो एप्लीकेबल है, मेल के ऊपर इसको आप एप्लीकेबल नहीं करवा सकते। सबसे पहला जो सेक्शन है वो कौन सा है? 493। 493 कोहेबिशन काज बाय मैन डिसीटफुल इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। अब ये क्या था? ये जो हमारा प्रोविज़न है 493, ये उस ज़ुमरे में इस्तेमाल होता था कि अगर कोई शख्स क्या करे, कोई शख्स जो है लॉफुली मैरिड ना हो, लेकिन वो जो है वाइफ को ये शो करे कि मैं आपके साथ लॉफुल मैरिड हूँ। मिसाल के तौर पे अक्सर ये हो जाता था पहले के दौर में कि जंगों में लोग चले जाते थे, 10 साल 20 साल बाद आए और उनके चेहरे का नक्शा वगैरह बदल गया। फिर जब वो वापस आते थे तो वापस आने के बाद क्या हुआ कि उसने ये कहा कि भाई मैं आपका हस्बैंड हूँ और मैं ही आज के बाद आपकी केयर टेक करूँगा। फिर कुछ साल बाद असल बात सामने आई कि वो तो उसका हस्बैंड ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कोहेबिशन काज्ड बाय अ मैन डिसीडफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ, यानी उसने उसको यकीन दिलाया कि वो उसके साथ लॉफुली मैरिड है जबकि वो लॉफुली मैरिड नहीं था। उसके बाद 493 ए, 493 ए क्या बताता है? 493 ए जो है हमारे पास, ये हमें सिंपली इतना बताएगा, कोएबिशन काज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। यानी कि ये भी जो है इसको इसी को फर्दर एलोबरेट कर रहा है। एवरी मैन हु डिसीटफुली काजेज any woman who is not lawfully married to him believes that she is lawfully married to him and cohabits with him, that belief shall be punished with may extend to 25 years। तो इसकी प्रोविज़न क्या कहती है हमें? इसकी प्रोविज़न भी सेम बात करती है कि कोहेबिशन, अब कोहेबिशन हुई, ठीक है, उसके बाद काज्ड बाय अ मैन, काज्ड बाय मैन, काज्ड डिसीडफुली इंड्यूसिंग, डिसीडफुली इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग अ बिलीफ, इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। ठीक हो गया। तो 493 ए ने भी यही बात की और इसकी जो सज़ा है वो कितनी हो गई? 25 ईयर्स, 25 साल तक इसकी सज़ा है, 25 ईयर्स। और इसके साथ साथ जो भी वो ऑफेंसेस करता चले जाएगा तो उसके जो सेक्शंस हैं उसकी जो सज़ाएं हैं वो अलग अलग से एप्लीकेबल हैं। ठीक है, किस तरीके से? उसने रेप किया, ठीक है, और उसने कोई और ऑफेंस किया तो फिर उसकी सज़ा अलग से उसके ऊपर लगेगी। 25 ईयर्स इसकी सज़ा है। एंड शल आल्सो बी लायबल टू फाइन, मैंने आपको बताया था फाइन का कि जहाँ पर शल आ जाए तो इट मीन्स मैंडेटरी है। आल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है। 493 494 क्या कहता है? मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। अब एक फीमेल है, वो ऑलरेडी मैरिड है। अब वो फीमेल ऑलरेडी मैरिड होने के बाद क्या करती है? दोबारा से शादी करती है, जबकि पहली जो उसकी शादी है वो ख़त्म नहीं हुई, पहली उसकी शादी ख़त्म नहीं हुई, फिर से वो दोबारा से शादी कर रही है। अब जो उसने दोबारा शादी की तो ये किस ज़ुमरे में आएगी? 494 के ज़ुमरे में आएगी। Whoever having a husband or wife living marries of any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of husband or wife shall be punished with imprisonment for a term, description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 494 ने क्या कहा? 494 जो प्रोविज़न था इसने सिंपली इतनी बात की कि री मैरिंग
दोबारा से शादी करना ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड। तो फिर इसकी जो सज़ा बताई, इसकी सज़ा कितनी बताई 494 ने 7 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ आपको। फिर फर्दर उसके एक्सेप्शन भी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 495 सेम ऑफेंस विथ कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज बिफोर पर्सन विथ होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि whoever commits the offense defined in the last preceding section, यानी कि जो अभी हमने ये वाला सेक्शन पढ़ा 494 वाला, तो इसके अंदर जो प्रोविजन मौजूद है, जो ऑफेंस मौजूद है, वही ऑफेंस कोई करता है। हैविंग कंसील्ड फ्रॉम द पर्सन विथ होम द सब्सिक्वेंट मैरिज इज कंट्रैक्टेड, और मतलब वो छुपाता है। किससे छुपाता है? एक फीमेल ने दूसरी शादी की पहली के होने के बावजूद, और वो अपने पहले हस्बैंड से छुपा रही है। यानी कि कहने का मकसद क्या था? उसने शादी की सो की, उसकी सज़ा उसको 7 साल मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन जो अपने हस्बैंड से वो छुपा रही है उसकी सज़ा कुछ अलग बता रहा है कि whom the subsequent marriage is contracted, the effect of the former marriage shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 ईयर्स एंड आल्सो लाइबल टू फाइन। यानी कि उसको फिर 10 साल की सज़ा और होगी। कितने ईयर्स? 10 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो क्या कहता है 496 मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। 496 क्या कहता है? मैरिज सेरेमनी गॉन विदाउट लॉफुल मैरिज। अब इसका क्या मतलब हुआ? सेक्शन 496 ने भी सिंपली इतनी बात की कि whoever dishonestly और with the fraudulent intention, यहाँ पर क्या है? fraudulent intention का होना नेसेसरी है। वर्ड क्या याद रखना है आपने? fraudulent intention। ठीक है, fraudulent intention का होना नेसेसरी है। fraudulent intention goes through the ceremony of being married, यानी कि जिसकी शादी हो चुकी है उसके साथ दोबारा मैरिज करना। knowing that he is not hereby lawfully married, और जानते हुए कि ये lawfully married नहीं है। shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years with fine or both। तो इसकी सज़ा कितनी हो गई? 7 years with fine or both। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है 496 के अंदर, इसको दोबारा क्लियर करते हैं। किसके साथ? कि अब whoever dishonestly और with the fraudulent intention goes through, यानी वो करता है शादी वगैरह ऑफ बीइंग मैरिड, यानी कि शादीशुदा के साथ, नोइंग दैट ही इज़ नॉट देयर बाय लॉफुली मैरिड। इसका क्या मकसद हुआ? यानी कि एक शख्स इस जुमरे में शादीशुदा था, एक फीमेल थी ए, ठीक है, ये ए जो है बी के साथ शादीशुदा थी। अब ये दोबारा शादी करती है मिस्टर सी के साथ। किसके साथ शादी करी है? मिस्टर सी के साथ। और मिस्टर सी को ये पता नहीं है कि ए की पहले से शादी हो चुकी है मिस्टर बी के साथ। तो अब सी क्या करता है? सी इसके साथ शादी करा, सी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इससे छुपाना फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ ये इसके साथ जो है शादी कर रही है, तो इसको सज़ा मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो क्या है 496A 496B इंपॉर्टेंट है फॉर्निकेशन के बारे में। अ मैन एंड अ वुमन नॉट मैरिड टू ईच अदर और सेट टू कमिट फॉर्निकेशन लॉफुली विलफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वन अनदर। अब अगर कोई भी फॉर्निकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही आम था, एक फॉर्निकेशन का और एक एडल्ट्री का। अब जो एडल्ट्री है ये तो ऑमिट हो चुका, फॉर्निकेशन अभी तक एप्लीकेबल है। फॉर्निकेशन का मतलब क्या है कि इन सिंपल मैनर अगर कोई भी शख्स क्या करता है कि कोई भी मेल एंड फीमेल जो कि एक दूसरे के साथ लॉफुली मैरिड नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो फिर वो जो है ये ऑफेंस करेंगे। एंड हूएवर कमिट्स फॉर्निकेशन शैल बी imprisonment for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine which may extend to 10,000 rupees। तो इसकी सज़ा कितनी है? 5 years, और इसकी फ़ाइन कितनी है? 10,000 रुपीज़। अंडरस्टैंड? फॉर्निकेशन की सज़ा ये है।
अब ये 5 ईयर्स, इसका मकसद ये नहीं है कि 2.5 साल, इसका मकसद ये है कि मेल को अलग 5 ईयर, फीमेल को अलग 5 ईयर। उसके बाद 496C जो है, 496C क्या कहता है कि अगर कोई शख्स इल्ज़ाम लगाता है किसी के ऊपर, तोहमत लगाता है कि इन्होंने जिना किया है, तो ये जो है हद के अंदर चला जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जो है प्रोविज़न मौजूद है कि अगर कोई शख्स इल्ज़ाम वगैरह लगाए तो उसको सज़ा कितनी होगी, विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, फिर उसको वही सज़ा मिलेगी। एडल्ट्री ओमिटेड है और जो 498, उसके बाद 498A B C D, जिसको हम कहते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि जो सिंध के अंदर एक कल्चर है कि फीमेल्स की शादी करवा देते थे किसके साथ, कुरान पाक के साथ, तो उसकी सज़ा कितनी है। अब जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 496A, 498A से, 498A, 498A, 498B, 498C, 498D। 498 ने क्या बात की कि प्रोहिबिशन ऑफ डिप्राइविंग वुमेन फ्रॉम इनहेरिटेंस, प्रोहिबिशन ऑफ डिप्राइविंग वुमेन किस चीज़ से, इनहेरिटेंस, विरासत से एक औरत को नामहरूम कर देना। अब जो लोग अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को विरासत से नामहरूम कर देते थे, तो जाहिर सी बात है लोग कहते थे कि हमारे घर का मामला, हमारे जो है आपस के मामलात हैं, तो आप इसमें इंटरफेयर ना करें। तो अगर कोई शख्स ऐसा करे तो इसकी जो कंप्लेंट है वो कौन फाइल करेगा, वो फीमेल ही फाइल करेगी। उसके बाद 498B क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स मैरिज, फोर्स्ड मैरिज के बारे में बताएगा 498B। 498C क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज विद द होली कुरान, प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज विथ होली कुरान, कुरान पाक के साथ जो शादियां करा देते थे। अब सबसे पहले 498A क्या कहता है, 498 ने सिंपली इतनी बात की कि अगर कोई डिसीटफुली और इलीगल मीन के साथ, किसके साथ, डिसीटफुली और इलीगल मीन के साथ डिप्राइव करे किसी भी वुमेन को उसके वर्सा से, यानी कि उसके जो उसके हुकूक है वर्सा के, उससे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ टाइम बिंग इन सक्सेशन, जब विरासत तकसीम हुई उस वक्त, शल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर आइडर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड नॉट लेस देन 5 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो सज़ा है वो कितनी है, जो उन भाइयों को मिलेगी जो 10 साल है, और मिनिमम कितनी है, 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, और 10 साल नहीं तो फिर 5 साल तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका प्रोविज़न है, नेक्स्ट प्रोविज़न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रोविज़न हमें कुछ यूँ कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स में अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी की शादी करवाए तो फिर उसकी जो सज़ा है वो कितनी हो जाएगी, वो जो है विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शल नॉट बी लेस देन 3 ईयर्स। तो इसकी सज़ा कितनी हो जाएगी, इसकी सज़ा जो है 7 ईयर्स और कम से कम 3 ईयर्स। और जो इसकी फोर्स मैरिज की जो फाइन है, शल आल्सो बी लायबल टू फाइन ऑफ 500,000 रुपीज़, 500,000 रुपीज़। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज विद द होली कुरान, हूएवर कंपेल्स और अरेंजेस facilitates the marriage of the woman with the holy Quran shall be punished for the imprisonment which may extend to 7 years and shall not be less than 3 years। तो फिर इसकी भी सज़ा कितनी हो गई, 7 साल से 3 साल तक, और जो फाइन है वो कितनी होगी, 5,100 रुपीज़, फिर वही 5 लाख रुपए। अब यहाँ पर आपने एक बात याद नोट करनी है कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे भी जुर्म हुए कि जिससे क्या हुआ कि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की शादी करवाई गई। इट मीन्स के मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी रजामंदी लॉ के अंदर भी नेसेसरी है।
फिर उसके बाद जो प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज है विथ होली कुरान, यानी कि कुरान पाक के साथ शादी करा देना, इसके पीछे बेसिक इनका ऑब्जेक्ट क्या था? ये अक्सर सिंध के अंदर होता था, तो अभी तक भी शायद हो रहा है। तो इसके पीछे जो बेसिक ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट यही था कि जो फीमेल है उनकी कुरान पाक के साथ शादी करवा दी जाए, और ताकि वो कभी भी जो है अपना हिस्सा, अपना हुकूक मांग ना सके। ठीक है, और इसका हल क्या है? इसका हल सिंपल ही ये है कि मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स क्या करता है, वो कुरान पाक के साथ उसकी शादी कराना चाहता है, या उसको जो है डिप्राइव करता है उसके हुकूक से, यानी कि उसका जो हिस्सा बनता है बहन का, बेटी का, उससे, तो जाहिर सी बात है वो उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन ये है कि सिंपल मैनर, जब भी वालिद की डेथ हो या घर के बड़े की डेथ हो जाए, तो जब विरासत का टाइम आए, तो विरासत के टाइम पे क्या किया जाए? विरासत के टाइम पे अगर ये पूछे फीमेल से कि भाई आप ये बताएं, क्या आप ये सारा का सारा हिस्सा अपने भाई को देने के लिए तैयार हैं? तो जाहिर सी बात है वो ये कहेगी कि हाँ, मैं अपने भाई को तो आपको देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैरिड होगी तो वो ये कहेगी नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए रखूँगी संभाल के। करना ये चाहिए था कि बाप के मरने से पहले बाप को ही यही करना चाहिए था कि वो जो है बेटियों को, बेटों को उनका हिस्सा तकसीम कर दे, और उनके बाद उनको डिस्क्रिशन दे दे कि भाई अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो अपने भाइयों को दे दें, अपने बाप को दे दें, या आने वाली नस्ल यानी कि अपने शौहर और बेटे के नाम कर दें। अब जो चीज़ एक फ़ीमेल के हाथ में आई नहीं है, उससे अगर पूछा जाएगा कि आप ये प्रॉपर्टी अपने भाई को देने के लिए तैयार हैं, डेफ़िनेटली वो यस करेगी। एक प्रॉपर्टी उसके हाथ में दे दी जाए, एक रकम उसके हाथ में दे दी जाए, और फिर पूछा जाए कि आप ये जो है इसको देने के लिए तैयार हैं, वो डेफ़िनेटली यस नहीं करेगी। तो इसका सिंपल हल ये था। ख़ैर, तो ये हमारे पास जो है प्रोविजंस थे 3 किस्म के ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। इसके बाद क्या है? इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डिफेमेशन का, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 3 ही प्रोविजंस हैं, और तीनों के तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। डिफेमेशन के ज़्यादातर मामला आपको कहाँ मिलेंगे? कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। जो इंटीरियर सिंध है, इंटीरियर के सिटीज़ हैं, जितने भी छोटे मोटे सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको डिफेमेशन के मामला नहीं मिलेंगे। डिफेमेशन का जो प्रोविज़न है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 499 से लेके 502 तक है ना। 499 से लेके 500 500, उसके बाद 502 और 502, हाँ 502 तक है, 502 ए भी है। अब सबसे पहले अगर डिफेमेशन को समझा जाए, तो ये जो वर्ड डिफेमेशन है, ये वर्ड निकला कहाँ से है? ये वर्ड निकला है कहाँ से? डी फेम से, यानी कि एक ऐसे शख्स की इज्जत उछालना, डी फेम कर देना। फेम किसको मिलती है? जिसके पास शोहरत हो। बदनाम कौन होगा? नाम होगा तो बदनाम होगा, वो कहावत सुनी आपने, नाम होगा तभी बदनाम होगा। तो जब फेम होगी तभी वो डी फेम होगी। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से निकला? डी और फेम से। अब ये एक जो डिफेमेशन है, ये क्या है? ये एक हाइब्रिड रॉन्ग है। हाइब्रिड रॉन्ग कौन सा होता है? हाइब्रिड रॉन्ग वो होता है कि जिसके पास दो, एक से ज़्यादा रेमेडीज़ अवेलेबल हों, सिविल भी रेमेडी अवेलेबल हो और क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल हो। अब यहाँ पर कौन कौन से रेमेडीज़ अवेलेबल हैं? यहाँ पर आपके पास डिफेमेशन के अंदर सिविल रेमेडी भी अवेलेबल है, टॉर्ट की रेमेडी भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपके पास क्रिमिनल यानी कि पीपीसी के तहत रेमेडी भी अवेलेबल है। अब इसको समझना कैसे? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझना है, और क्वेश्चन किस तरीके से आता है पंजाब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं उससे रिलेटेड स्क्रीनिंग के हद तक कोई सवाल आ सकता है, लेकिन रिटर्न के अंदर कभी भी ये सवाल नहीं आया। फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर स्टूडेंट को, क्योंकि लॉ का मतलब ही क्या है? लॉ का मतलब ये है कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो, कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जो हमारे पास डिफेमेशन है, तो डिफेमेशन के बारे में 499 ने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद जो है फर्दर 8 से 10 एक्सेप्शंस बताएं कि अगर इन 8 से 10 एक्सेप्शन के अंदर कोई भी कोई एक्ट करेगा तो वो डिफेमेशन में काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी बात इसकी एप्लीकेशन की करें, तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये किस तरीके से मूव होगी? क्या इसकी एफआईआर वगैरह होगी? बिल्कुल नहीं।
बल्कि क्या करेंगे आप, जो इसकी 200 के तहत CRPC के तहत आप जो है इसकी कंप्लेंट मूव करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लेंट मूव करेंगे, और जो शख्स डिफेम हुआ है वो शख्स खुद जाके कंप्लेंट मूव करेगा। सबसे पहले 499 को अगर पढ़ें तो डिफेमेशन हु एवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन or written intended to read or by signs or by visible representation makes or publishes a imputation concerning any person intending to harm। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये हुआ कि अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर वर्ड क्या है? आइदर रिटन और स्पोकन। रिटन भी है, स्पोकन भी है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि विजिबल रिप्रेजेंटेशन साइंस के ज़रिए से, और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्राइवेट डायरी है। प्राइवेट डायरी से मुराद एकेडमी की मेरे पास एक पर्सनल डायरी है। उस डायरी के अंदर मैं क्या करता हूँ? मिस्टर ज़हीर का नाम लिख देता हूँ कि ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा है, बुराइयाँ इसकी सारी की सारी लिख देता हूँ। तो क्या ये डिफेमेशन में आएगा? पता है किसी को? ये डिफेमेशन में नहीं आएगा। ये डिफेमेशन में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर आगे क्या कह रहा है फर्दर? इंटेंडेड टू बी रीड। इंटेंशन क्या हो कि लोग इसको पढ़ें, वाल चेकिंग करवा दी, बोर्ड पे लिखवा दिया, गली के अंदर लिखवा दिया। किस लिए, किस इंटेंशन के साथ? ताकि लोग आएँ और पर्टिकुलर इस बात को पढ़ें जो कि इस शख्स के साथ रिलेटेड है। फिर वो क्या होगी? फिर वो डिफेमेशन होगी। उसके बाद क्या कहता है डिफेमेशन? Visible representation makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm। किस लिए? ताकि उसको हार्म, उसको तकलीफ पहुंचाई जा सके। एंड नोइंग टू हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच imputation will harm and reputation of such person is said except in the cases herein after accepted to defame that person। सिर्फ और सिर्फ यही एक्सेप्शंस हैं जो कि नीचे प्रोवाइडेड हैं। अब वो एक्सेप्शंस भी एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बात क्या की इसने? अगर आपने इसको गौर किया हो तो इसने गौर ही किस बात पे किया कि उसकी जो इंटेंशन है वो क्या है? उसको तकलीफ़ पहुंचाना, उसको डिफेम करना, उस शख्स को क्या करना? स्पेसिफिकली उसको डिफेम करना। फिर उसके बाद इसकी जो एक्सेप्शंस आई, एक्सेप्शंस कोई 8 से 10 इसकी एक्सेप्शंस हैं। एक एक करके इन एक्सेप्शंस को लिखेंगे। अब वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं? एक्सेप्शंस, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। मार्कर थोड़ा डाउन चल रहा है, और मार्कर डाउन होने का रीज़न आपको पता है कि पाकिस्तानी मार्करों का क्या हाल हो चुका है। ठीक है ये, हाँ ठीक है। अब जो इसकी फ़र्स्ट एक्सेप्शन है वो क्या कहती है? वो फर्स्ट एक्सेप्शन कहती है एम्पुटेशन ऑफ ट्रुथ। एम्पुटेशन ऑफ ट्रुथ which public good requires to be made or published। good requires to be made or publish। इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट जो इसकी एक्सेप्शन है वो हमें कहती है इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज़ ट्रू। यानी कि कहने का मकसद ये है कि मैं अगर कहूँ ये चोर है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो है ये फ्रॉडिया शख्स है, मैं क्या कहता हूँ कि मिस्टर ए जो है वो क्या है? पर्टिकुलर मिस्टर ए फ्रॉड है, ये फ्रॉड करता फिरता है लोगों के साथ। अब मैं उंगली इस पर उठा रहा हूँ, ये डिफेमेशन नहीं है अगर ये बात सच्ची है तो। लेकिन अगर ये बात झूठी है तो फिर ये डिफेमेशन बिल्कुल होगी। उसके बाद पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक
सर्वेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ही इतना है कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं करती, पब्लिक सर्वेंट्स अपना काम ठीक से नहीं करते। यहाँ पर हो सकता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट बैठा हो या ऑनलाइन सेशन के अंदर कोई पब्लिक सर्वेंट बैठा हो। तो मेरा ये जो कहना है कि पब्लिक सर्वेंट के बारे में स्पेसिफिकली नाम लेके नहीं कह रहा, लेकिन क्या कह रहा हूँ, पूरा का पूरी कम्युनिटी के बारे में कह रहा हूँ, पब्लिक सर्वेंट्स अपना काम ठीक से नहीं करते। तो ये भी क्या है? ये भी डिफेमेशन नहीं है। लास्ट टाइम क्वेश्चन ये आया था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, पंजाब का एक क्वेश्चन पेपर था जिसके अंदर था डिफाइन डिफेमेशन एंड व्हाट इज़ डिफेमेशन एंड व्हाट आर नॉट द डिफेमेशंस। तो डिफेमेशन क्या थी, तो मैंने आपको इसके डेफिनेशन से क्लियर किया, और डिफेमेशन क्या नहीं है ये अभी हम क्लियर कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्शंस के अंदर मौजूद है। थर्डली क्या कहता है? कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, conduct of any person touching any public question, any public question। अब इसका क्या मतलब है? इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वाट एवर एक्सपेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन इन रिस्पेक्टिंग ऑफ हिज कैरेक्टर। मिसाल के तौर पे कोई अपनी ओपिनियन और कोई अपनी राय रख देना किसी पब्लिक के सामने किसी एक पर्टिकुलर शख्स के बारे में कि ये शख्स ऐसा हो सकता है, ये शख्स ऐसा नहीं है। तो ये जो राय रखना है ये भी किसके अंदर नहीं आती? ये भी आपकी डिफेमेशन के अंदर नहीं आती। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ कोर्ट, ऑफ कोर्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आज कोर्ट ने ऐसा किया, आज कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, आज कोर्ट ने इसको जो है जुर्माना भरने को कहा, आज कोर्ट ने इसको जलील किया, आज इस कोर्ट ने इसको बाइज़्ज़त रिहा किया। तो ये सब क्या है? ये भी डिफेमेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो पब्लिकेशन करेगा उसको एक्सेप्शन हासिल है। उसको क्या हासिल है? उसको एक्सेप्शन हासिल है, तो फिर वो ऐसा कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ, वो भी इससे इंटरलिंक्ड है। फिफ्थ क्या कहती है कि मेरिट ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट, मेरिट ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर किसके हक में फैसला आया, किसके खिलाफ फैसला आया, ये सारी बातें भी डिफेमेशन के अंदर काउंट नहीं होती। फिर उसके बाद सिक्स जो है वो क्या कहती है? सिक्स कहती है मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। अब इसके अंदर क्या कह रहा है? फिफ्थ हमारे पास फिफ्थ है मेरिट ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट विटनेसेस। उसके बाद है मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस। यानी कि किसी के बारे में राय रखना, गुड फेथ के अंदर कोई ओपिनियन देना कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है, जो उसने सबमिट की कोर्ट के अंदर, या उसकी जो जज कोई अपनी तरफ से कोई राय दे दे कि भाई ये शख्स ऐसा है, ये शख्स ऐसा नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इल्ज़ाम वगैरह लगाए। अच्छा, उसके बाद सेंचर, किसी को टोकना। किस तरीके से? सेंचर पास इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। अब सेवेंथ जो एक्सेप्शन है वो किस चीज़ के बारे में बता रही है? सेवेंथ जो एक्सेप्शन है वो क्या कह रही है? वो कह रही है सेंचर, सेंचर करना किसी को पास्ड इन गुड फेथ, पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन लॉफुली अथॉरिटी। अब सेवेंथ जो है एक्सेप्शन, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जुलैद आपने अच्छा नहीं किया, या फिर मैं कहूँ जुलैद ने टेस्ट अच्छा नहीं किया और इसको मैं डांटना शुरू कर दूँ, इसको मैं पीटना शुरू कर दूँ, तो ये क्या है? मेरे पास लॉफुल अथॉरिटी में मौजूद है। लॉफुल अथॉरिटी कौन सी मौजूद है? कि मैं एक टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं आपको डांट वगैरह सकता हूँ। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टीचर के खिलाफ़ ही कंप्लेंट दाखिल कर देते हैं, टीचर के खिलाफ़ ही प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं कि ये सर जो है हमें पूरी क्लास में, भरी क्लास में हमें जो है हमारी बेइज्जती करता है, भरी क्लास के अंदर हमें डिफेम करता है, स्पेसिफिकली सिर्फ़ और सिर्फ हमें ही करता है। तो ये क्या है? ये सेंचर पास इन गुड फेथ बाय पर्सन लॉफुल अथॉरिटी।
तो ये जो है इसकी 7th एक्सेप्शन में, जबकि ये भी डिफेमेशन के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद 8 एक्यूजेशन, उसके बाद एक्यूजेशन उसके प्रिफर्ड इन गुड फेथ, प्रिफर्ड इन गुड फेथ, प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू अथोराइज्ड पर्सन, टू अथोराइज्ड पर्सन। अब ये जो 8 एक्सेप्शन है इसकी, वो क्या कह रही है, किसी पर इल्ज़ाम लगाना। इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू प्रिफर इन गुड फेथ any accusation against any person to any of who have lawful authority over that person with respect of subject matter of accusation। मिसाल के तौर पे कोई शख्स क्या करता है, इल्ज़ाम लगाता है जिसके पास एक lawful authority है और वो शख्स अथोराइज्ड है कि वो किसी पर इल्ज़ाम वगैरह लगा सके। यानी अभी आप कहेंगे कि सर इल्ज़ाम लगाने का किसी को अथोराइजेशन किस तरीके से मिल सकती है। तो मिसाल के तौर पे कोई शख्स ये कहे कि यहाँ पर चोरी हुई है और यहाँ पर मौजूद ही आप हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा सकता है। 9th क्या है, 9th है हमारे पास एम्पुटेशन, एम्पुटेशन टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट, एम्पुटेशन टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट। अब इसको भी, ये भी बहुत ही ईजी है। इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर सिंपली ये बात की गई है, मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि मैं मिस्टर अली को कहता हूँ कि भाई आप क्लास के बाहर खड़े हो जाएं, क्लास के बाहर खड़े हो जाएं और आप ये देखें कि कोई जो शख्स फीस नहीं लेके आया उसको क्लास में इंटर होने ना दें, उसको क्लास में इंटर होने ना दें। और स्पेसिफिकली जब जुनैद और जुनैद दोनों अंदर आते हैं क्लास के अंदर, तो मैं कहता हूँ जुनैद को आने दो, जुनैद को बाहर ही रहने दो, क्योंकि जुनैद जो है वो अच्छा इंसान है, वो पे कर देता है टाइम पर, और जुलैद कभी भी टाइम पर पे नहीं करता। तो अब ये जो मेरी बात है, ये जो मेरी बात कहना है स्पेसिफिकली जुलैद के बारे में, ये बात हर किसी ने सुनी। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये बात कही, मैंने इस इंटेंशन के साथ नहीं की कि उसकी भरी क्लास में बेइज्जती हो जाए, ठीक है, तो ये भी डिफेमेशन नहीं होगी। उसके बाद लास्ट क्या है, कॉशन इंटेंडेड टू फॉर गुड ऑफ पर्सन टू होम कन्वेड इन पब्लिक, ठीक है। उसके बाद कॉशन इंटेंडेड टू गुड ऑफ पर्सन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल इतना है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको आगाही कर देता हूँ या मैं आपको जो है ये प्रिकॉशंस दे देता हूँ कि भाई ये शख्स जो है ना, ये शख्स अच्छा इंसान नहीं है और इसके साथ कभी भी लेन देन का मामला ना कीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं स्पेसिफिकली उसके बारे में कह रहा हूँ, ये डिफेमेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं उसको आगाही कर रहा हूँ कि भाई ये शख्स जैसा भी है लेकिन आप इसके साथ लेन देन का मामला ना करें। या आपने अक्सर देखा होगा कि कोई शख्स किसी के रेफरेंस से आता है और जिसके रेफरेंस से आता है वही ये कह देता है कि भाई ये जो है मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन लेन देन के मामले में मैं इसको नहीं जानता, ठीक है, तो वहाँ पर मेरी किसी किस्म की गारंटी नहीं है। तो ये प्रिकॉशंस। उसके बाद अगर हम इंग्रेडिएंट्स को देखें कि इस सेक्शन के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो कहता है मेकिंग और पब्लिशिंग और एम्पुटेशन, ये वही बात आ गई। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर भी वही बातें हैं जो हमने उस सेक्शन 499 के अंदर क्लियर की। 499 के बाद क्या है, 499 500 सेक्शन 500 पनिशमेंट ऑफ डिफेमेशन कहता है हूएवर डिफेम्स शल बी पनिश्ड इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years विद फाइन और बोथ। तो इसकी सज़ा कितनी है, 2 years विथ फाइन और बोथ, ये इसकी सज़ा है। अब जो हमारे पास डिफेमेशन है, कोई भी शख्स अगर किसी शख्स को डिफेम करे तो क्या सिर्फ और सिर्फ 2 साल की सज़ा? जी हाँ, 2 साल की सज़ा तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें, डिपेंड करता है कि उसने जिस इंसान को, जिस पर्टिकुलर पर्सन को डिफेम किया, वो उसकी रेपुटेशन किस हद तक स्ट्रॉन्ग थी। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध को जो है डिफेम कर दे, तो जाहिर सी बात है उसकी रेपुटेशन बढ़कर है, तो उसके जो फ़ाइन है या स्पेसिफिकली उसके जो पैसे हैं जो उसने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टोर्ट उसके डिफेम करने का इल्ज़ाम लगाया है, तो अगर लॉ ऑफ टोर्ट की तरफ अगर वो जाएगा तो लॉ ऑफ टोर्ट के तहत उसको जो कंपनसेशन मिलेगी वो तो
उस पर्टिकुलर हिसाब से मिलेगी। पीपीसी के तहत क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पीपीसी के तहत 2 साल विद फाइन और बोथ, यही सज़ा है। हाँ, कंपनसेशन की जहाँ तक बात है तो वो डिपेंड करता है कि नेचर के ऊपर कि उस शख्स की रेपुटेशन कितनी अच्छी थी। हाँ, डिफेमेशन का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर से रिलेटेड है आर्टिकल 25 क्यूएसओ। आर्टिकल 25 क्यूएसओ क्या कहता है कि जो डिफेमेशन के मामलात हैं वहाँ पर एक ही इंसान है जो कि डिफेमेशन का मुकदमा नहीं कर सकता। बता सकते हैं? क्यूएसओ हम पढ़ चुके हैं। खैर, तो वो कौन सा शख्स है जो प्रोस्टिट्यूशन है, जिसकी कोई भी इज्जत नहीं है, अगर वो ये कहे कि इसने मुझे छेड़ा, अगर वो ये कहे कि इसने मेरी इज्जत लूटी, तो जाहिर सी बात है लोग ये कहेंगे तो ये तो है ही प्रोस्टिट्यूशन। इस वजह से वो कभी भी डिफेमेशन का मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज नहीं कर सकती। नेक्स्ट प्रोविजन है 501 का। 501 क्या कहता है, प्रिंटिंग और मैटर टू बी डिफेमेटेड हूएवर प्रिंट्स। अच्छा, अब ये देखें काइंड्स कितनी है इसकी। एक है लाइबल, एक है सिलेंडर। अब ये लाइबल क्या है, सिलेंडर क्या है, इसको अगर हम गो थ्रू करें तो हमारे पास जो लाइबल है बाय वर्ड्स और रिटन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोविजन है 501 का, अगर कोई शख्स प्रिंटिंग करे किसी मैटर को जो कि डिफेमेटरी है वो, और प्रिंट्स, अगर कोई प्रिंट करता है स्पेसिफिकली तो उसकी जो सज़ा है वो भी कितनी होगी, वो भी यही 2 साल। उसके बाद सेल ऑफ प्रिंटेड और कन्वेड सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी मैटर, मतलब कि कोई प्रिंटेड सब्जेक्ट मैटर को क्या करे, उसको जो है सेल वगैरह करे, तो उसको स्पेसिफिकली उस प्रिंटेड डिफेमेटरी स्टेटमेंट डिफेमेटरी मैटर को सेल वगैरह करता है अगर कोई शख्स, उसकी जो सज़ा है वो कितनी है, उसकी सज़ा भी 2 साल विद एक्सटेंड टू फाइन और बोथ है। अब ये कह रहा है कि इसका जो ट्रायल है वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी चलेगा, और कौन चलाएगी, सेशंस जज चलाएगा, और इस चैप्टर को डिसाइड कितने दिनों में करेगा, विद इन 90 डेज। उसके बाद क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब कि किसी को डराना धमकाना, किसी को डरा धमका के उससे कोई काम वगैरह करवाना। सेक्शन कौन सा है, 503 503। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503 से लेके 510 तक चलेगा, ये 508 तक या 510 तक है। उसके बाद सबसे पहले क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन को क्लियर किया जाए तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है क्या, अ एक्ट टू डू और नॉट टू डू। क्या वर्ड है, एक्ट टू डू और नॉट टू डू, थ्रेटनिंग और इंजरिंग। किसी ने किसी से कोई एक्ट करवाया, टू डू या नॉट टू डू, किस कोई काम करने के लिए या कोई काम ना करने के लिए। फिर उसके बाद जो इसकी इंटेंशन है वो क्या है, थ्रेटन करना ताकि उसको इंजरी हो। अब ये इंजरी किस चीज़ की हो सकती है, पर्सन की भी हो सकती है, पर्सन के अलावा प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, और साथ ही साथ रेप्यूटेशन की भी हो सकती है। इन तीनों के लिए अगर कोई शख्स किसी को इंजरी पहुंचाने के इरादे से थ्रेटन करे, डराए धमकाए, फिर उसको हम क्या कहेंगे, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। Whoever threatens any person with any injury to his person, reputation, property, person reputation with whom the person is entrusted with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do or not to do, legally bound to do or omit to do, यानी कि उससे कोई काम करवाने के लिए या उससे कोई काम ना करवाने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन। उसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की, थ्रेटनिंग अ पर्सन विथ इंजरी टू हिज पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेक्शंस के अंदर से ही निकलते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन हमने पढ़ा, उस सेक्शन के अंदर से ही क्या निकलेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स निकलेंगे। जो वर्ड्स मैंने आपको अभी बताए ये सारे के सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। 504 इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस। अब ये 504 भी इंपॉर्टेंट है, आपने अक्सर देखा होगा। 504
सेक्शन 504 क्या कहता है? सेक्शन 504 जो है इंटेंशनल इंसल्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? इंटेंशनल इंसल्ट की। इंसल्ट की बात की किस लिए? विथ इंटेंट टू प्रोवोक, विथ इंटेंट टू प्रोवोक पब्लिक पीस, पब्लिक पीस। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करे, किस लिए इंसल्ट करे? ताकि वो शख्स जो है गुस्से में आ जाए और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करे, गुस्से में आ जाए और क्या करे? पब्लिक पीस यानी कि जिससे खुद लड़े। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्या करूं, किसी को गाली दे दूं, जाहिर सी बात है वो बदले में खड़ा होकर मुझे मारना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरी इंटेंशन क्या थी? उसको इंसल्ट करना, और ऐसे तरीके से इंसल्ट करना कि वो प्रोवोक हो, वो जो है जज्बात में आ जाए और पब्लिक पीस को ख़राब करे। तो 504 के तहत इसने ये ऑफेंस किया और इसकी सज़ा कितनी है? एक्सटेंड टू 2 ईयर्स विद फाइन और बोथ। तो इसकी सज़ा कितनी हो गई? 2 ईयर्स विद फाइन और बोथ। उसके बाद 505 क्या कहता है? सेक्शन 505 ने हमें क्या बात की? सेक्शन 505 ने ये बात की, कोई भी शख्स स्टेटमेंट जारी करता है पब्लिक मिसचीफ के लिए, कोई भी शख्स क्या करता है? रूमर्स वगैरह फैलाता है। और वो रूमर्स वगैरह किस तरीके से फैला रहा है? वो जो है गवर्नमेंट के खिलाफ रूमर्स फैला रहा है, वो जो है किसी पर्टिकुलर एक जो है इदारे के खिलाफ रूमर्स वगैरह फैला रहा है, इस नीयत के साथ ताकि क्या कर किया जाए? पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया जाए। स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग पब्लिक मिसचीफ। और किस इंटेंशन, उससे फिर रिजल्ट क्या निकले? उससे रिजल्ट ये निकला है कि फिर जो है जो एक शख्स सोल्जर था, सेलर था, एयरमैन था, वो बागी हो जाए विथ इंटेंट टू काज फेयर ऑल अराउंड टू पब्लिक। और उससे क्या होता है? लोग जो है खौफ व हिरास में आ जाए। ठीक है, विथ इंटेंट टू इंसाइड, विथ इज़ लाइकली टू इंसाइड एनी क्लास ऑफ कम्युनिटी। और जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जैसे क्रिश्चियन वगैरह हो गई, जैसे हिंदुज़म हो गई, वो खौफ व हिरास में आ जाए, तो उसके ऊपर ये 505 का सेक्शन एप्लीकेबल है। और उसकी जो सज़ा है वो कितनी है? फ्रॉम विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स विद फाइन और बोथ। तो फिर इसकी सज़ा कितनी होगी? 7 ईयर्स विद फाइन और बोथ। 506 क्या कहता है? सेक्शन 506 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि 503 के तहत जो हमने सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी सज़ा मौजूद नहीं थी, तो उसकी सज़ा अब इनसे रह गई। जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ साहब बहादुर ने जो पीपीसी बनाई, तो उस टाइम पे उनकी अपनी मर्ज़ी थी, उनकी अपनी डिस्क्रिशन थी, जैसे चाहते वैसे सेक्शंस को आगे पीछे करते, उनकी अपनी डिस्क्रिशन थी ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं होता उस टाइम पे, तो मेरी भी अपनी मर्ज़ी होती कि मैं कौन सा सेक्शन रखता, कौन सा सेक्शन नहीं रखता, किसके लिए रखता, किसके लिए नहीं रखता। खैर, तो फिर उसकी जो सज़ा है वो कितनी है? शल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स विद फाइन और बोथ। तो फिर इसकी सज़ा कितनी है? 503 की 2 ईयर्स विद फाइन और बोथ। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएं, 506 507। 507 क्या कहता है? क्रिमिनल इंटीमेशन विद अनॉयंस कम्युनिकेशन। अनॉयंस कम्युनिकेशन यानी कि किसी ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसी गुफ्तगू करना जो कि अनॉय करे। हूएवर कमिट्स द ऑफेंस विद क्रिमिनल इंटीमेशन बाय द अनॉयंस, अनोनियस, अनोनियस मतलब गैर मालूम कम्युनिकेशन करे, हैविंग टेकन प्रिकॉशंस और कंसील द नेम ऑफ अबाउट ऑफ द पर्सन टू होम द थ्रेट कम्स, यानी कि किसी ऐसे शख्स के बारे में कम्युनिकेट करना जिससे खौफ व हिरास आए। shall be punished for a term which may extend to 2 years with fine and in addition with the imprisonment provided last preceding section। यानी कि 506 के अंदर जो सज़ा मौजूद है, 507 के अंदर जो सज़ा मिलेगी वो 506 के अंदर जो मौजूद है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ ही साथ कितनी मिलेगी? 2 ईयर्स विथ फाइन। ठीक है, 507 के अंदर क्या था? फॉर टर्म विच में एक्सटेंड। उसके बाद 508 क्या कहते हैं? एक्ट काज बाय इंड्यूसिंग पर्सन बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर, हूएवर वॉलेंटरली काजेज और अटेम्प्ट टू काज एनी पर्सन टू डू एनीथिंग। यानी क्या करता है? किसी शख्स को एक काम करने पर मजबूर कर देता है कि आप ये पर्टिकुलर काम करें, और उसको ये कहता है कि आपने ये काम करना है, या फिर उसको वो कहता है कि आप ये काम ना करें। इंड्यूसेस और अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस दैट पर्सन टू बिलीव दैट he or any person in whom the interested will become or will be by some act offender an object of divine pleasure if he does not do
does the thing which he object of the offender cause him omit shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year. तो 508 की सज़ा कितनी है? 508 की सज़ा है 1 ईयर विथ फाइन। मतलब कि उसको उकसाए कि आप ये काम करें, आप ये काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप ये काम कर लेंगे तो फिर आपको ये फ़ायदा, और जबकि उससे वो काम करवा लेता, पता चलता है कि उससे तो कोई बड़ा नुकसान हो गया आवाम को, तो फिर क्या होगा? फिर उसको जो सज़ा मिलेगी वो 1 ईयर विथ फाइन और बोथ मिलेगी। 509 इंसल्टिंग मॉडेस्टी सेक्शुअल हरासमेंट। कोई 509 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल है। 509 का अक्सर जो एफआईआर्स होती हैं, एफआईआर के अंदर इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है। इंसल्ट करता है कोई शख्स मॉडेस्टी को, यानी कि किसी की असमत दरी को, या सेक्सुअल हरासमेंट करता है। क्या करता है? सेक्सुअल हरासमेंट। तो 509 के तहत जो उसको सज़ा मिलेगी, इंसल्ट इंटेंडिंग टू इंसल्ट और मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमेन अटर एनी वर्ड, मतलब कि कोई ऐसे लफ्ज़ वगैरह बोलना कि जिससे किसी औरत की इज्जत पे दाग आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मेक्स एनी साउंड और गेस्चर, या फिर कोई ऐसे साउंड वगैरह यूज़ करना, सीटी वगैरह बजा देना या फिर गेस्चर वगैरह देना। एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट इंटेंडिंग दैट सच साउंड शल बी हेard, यानी कि ऐसे साउंड वगैरह यूज़ करना, सीटी मारी कोई सुन सकता था, जाहिर सी बात है। ठीक है। इंटेंडिंग अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, जिससे उस औरत की प्राइवेसी ख़राब हो, यानी कि अगर औरत गुजर रही है और आपने जानबूझ के सीटी बजे, आपने जानबूझ के एक पर्टिकुलर एक्ट किया कि जिससे वो औरत रुक गई, वो औरत डर गई, तो ये सारे के सारे उसके ज़ुमरे में आएंगे। कंडक्ट सेक्शुअल एडवांसेस और डिमांड सेक्शुअल फेवर्स ऑफ यूजेस वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और फिज़िकल कंडक्ट, यानी कि फ़िज़िकल टच वगैरह करना, जो अक्सर वुमेंस को सामना करना पड़ता है पब्लिक ऑफिसेज़ के अंदर। सेक्सुअल नेचर इंटेंडेड टू अनॉय, इंसल्ट, इंटिमिडेट, थ्रेटन करना उसको वर्क प्लेस पे, और उसको अक्सर ये आपने देखा होगा वर्क प्लेसेस पर कि जितनी भी ख़वातीन हैं उनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि लोग क्या, जो मेल्स हैं वो क्या करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। और पब्लिक के अंदर या प्राइवेटली एक जो बॉस है अपनी ऑफिस के अंदर उसको बुलाए और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एक्ट करे, या पर्टिकुलर एक्ट ना भी करे, उसको कोई ऐसे गेस्चर्स दे, या उससे कोई ऐसे गेस्चर्स के ज़रिए से डिमांड करे, तो जाहिर सी बात है अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, लोग समझ जाते हैं। तो ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट करना वो किस में फ़ॉल करेगा? 509 के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर फ़ॉल करेगा। फिर इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया कि इसकी जो सज़ा है वो कितनी है, और ये भी बताया गया कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बताई गई, और इसकी जो है सज़ा भी बताई गई। शल बी पनिश विथ इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन 500,000 रुपीज़, यानी कि 5 लाख रुपए इसका जुर्माना भी है, और जो इसकी सज़ा है वो 3 साल तक की सज़ा है। सच बिहेवियर माइट अकर पब्लिक पीस इंक्लूडिंग नॉट इंटिमिडेट मार्केट प्लेसेस, यानी कि मार्केट प्लेसेस के अंदर या पब्लिक ऑफिस के अंदर, या फिर जो है ऐसे वर्क प्लेसेस के अंदर जहाँ पर को ऑफिसेज हैं, जहाँ पर मेल फीमेल साथ काम करते हैं, और वहाँ पर कोई भी ऐसे गेस्चर्स वगैरह देना, वहाँ पर ऐसे कोई भी पर्टिकुलर कोई एक्ट करना, या फिर वर्बल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से कुछ भी ऐसा करना कि जिससे औरत जो है समझ जाए कि ये सेक्सुअल हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। अक्सर पार्क्स के अंदर क्या होता है कि एक लड़की गुजर रही होती है, उसके पीछे पीछा करना, उसका पीछा करना, ठीक है, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के ज़ुमरे में आएगा। ठीक है। या फिर उसको सीटी मारना, या फिर उसको जो है आंखों ही आंखों से इशारे में बातें करना, ये सब का सब सेक्सुअल हरासमेंट के ज़ुमरे में आएगा, जिससे वो फीमेल कोई भी, आप ये देख लें कि 509 के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट जिससे एक फ़ीमेल अनकंफर्टेबल फील करे उस शख्स से, तो वो क्या होगा? सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर फॉल करेगा। 510 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अक्सर ये इंटरव्यू के अंदर सवाल किया जाता है 510 के बारे में कि भाई आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है कि जिसकी सज़ा पूरे के पूरे पीपीसी के अंदर जिसकी सज़ा 1 दिन की है। तो 510 क्या कहता है? मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय द ड्रंकन पर्सन। मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन। एक शख्स जो कि बावलिंग कर रहा है, बावलिंग ही कहेंगे ना इसको, अच्छा,
एक शख्स जो क्या कर रहा है, बाबलिंग कर रहा है, पब्लिक प्लेस के अंदर झूम रहा है, नशे की हालत में है और जो है एक पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। लोग देख के उसको हंस रहे हैं कि भाई ये तो बेचारा नशे में है, एक्स वाई जेड। कोई भी शख्स ऐसा जुर्म करता है तो उसकी सज़ा कितनी होगी? उसकी सज़ा जो है वो 24 आवर्स यानी कि 1 डे इसकी सज़ा है। और साथ ही साथ कितना जुर्माना? 30 रुपीज़ इसका जुर्माना है। तो अगर आपसे कहीं भी ये सवाल पूछा जाए कि पीपीसी का ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर जो सज़ा है वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन ही उसकी सज़ा है, तो वो कौन सा ऑफेंस है? 510। जब एक शख्स नशे की हालत में झूमे, नशे की हालत में कोई भी ऐसा काम करे जो कि एक नेचुरली बंदा नहीं करता, ठीक है, वो नशे की हालत में कर रहा है, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि वो अपने होशो हवास में नहीं है, तो उसकी सज़ा 24 आवर्स है। उसके बाद 511 के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, फिर भी मैं आपको जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस। अब ये जो 511 का सेक्शन है, 511 के अंदर ये बात की गई कि ऐसे कौन कौन से जुर्म हैं कि जिसकी अटेम्प्ट की सज़ा 511 के अंदर है। मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऑफेंस जैसे कि 302 है, इसकी अटेम्प्ट की सज़ा 324 के अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्ट, कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑफेंस जिसकी सज़ा पूरे के पूरे पीपीसी के अंदर मौजूद ना हो, तो उसके अंदर फिर जो सज़ा मिलेगी वो 511 के तहत मिलेगी, ठीक है, वो 511 के तहत मिलेगी। अब मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी हैं जहां पर प्रिपरेशन पर भी सज़ा है, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट अगर कोई ऐसा जुर्म करे तो उसकी जो सज़ा है वो कहाँ पर मौजूद है? वो आपके पीपीसी के अंदर मौजूद है। इससे हट के अगर हम बात करें, जी हाँ, तो 511 के अंदर क्या था? 511 के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ऑफेंसेस बताए गए जिसकी सज़ा आपके पूरे के पूरे पीपीसी के अंदर मौजूद नहीं है। अदरवाइज पीपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उसकी अटेम्प्ट की सज़ा भी आपको अलग से एक प्रोविज़न के अंदर मिल जाएगी। अब जो मेरा एक डिटेल लेक्चर है 511 के ऊपर, 511 के ऊपर, उसको आपने गौर से सुनना है। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि पहला तो वो ऑफेंस जिसकी प्रिपरेशन पर भी सज़ा है, फिर वो ऑफेंस कि जिसकी जो सज़ा है वो अलग है और साथ ही साथ उसकी अटेम्प्ट की सज़ा भी पीपीसी के अंदर मौजूद है। फिर ऐसे ऑफेंसेस जिसकी अटेम्प्ट की सज़ा पीपीसी के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर उसकी सज़ा 511 के तहत मिलेगी। अब 511 के तहत अगर हम खोलें पीपीसी को, तो 511 तो जब आप ओपन करते हैं तो इसकी सज़ा कितनी है? अटेम्प्ट शैल बी पनिश्ड फॉर एनी टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गर टर्म इम्प्रिजमेंट। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर वो ऑफेंस कर लेता, कर गुजरता, मिसाल के तौर पे अगर उसने किसी के साथ अननेचुरल लस्ट की या रेप किया, रेप अगर वो कर गुजरता तो उसकी सज़ा 25 साल थी, तो फिर वो 511 के तहत कितनी हो जाएगी? मिसाल दे रहा हूँ, 511 के तहत कितनी हो जाएगी? 12 साल, 12.5 साल। 302 के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट थी, तो फिर उससे हाफ हो जाएगा, 14 साल या 25 साल। तो 511 हमें इस तरीके से बताता है। आज हमने क्या बेसिक जो मेन जो हमारा फोकस था आज, वो किस चीज़ पर था? वो हमारा डिफेमेशन पर था। डिफेमेशन के साथ साथ हमारा जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट फोर्स्ड मैरिजेस, उसके ऊपर था। ये हमारे 3 से 4 ऐसे चैप्टर्स थे जिसके ऊपर आज का हमारा फोकस था। और हमारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में आज हमने डिस्कस किया पीपीसी के अंदर। अब पीपीसी के अंदर जो असल पीपीसी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? असल पीपीसी आपकी स्टार्ट हुई सेक्शन 299 से, यानी कि सेक्शन 300 से। पहले तो शुरू के अंदर आपने ये सीखा कि भाई एक यहाँ पर एक आपको नई चीज़ ये सीखने को मिली कि पीपीसी के अंदर क्या हुआ कि हर एक डेफिनेशन के लिए हर एक सेक्शन मौजूद है, हर एक डेफिनेशन के लिए हर एक सेक्शन मौजूद है, जबकि दूसरी किताबों के अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि पीपीसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा था? जर्नल एक्सेप्शन का, कि कानूनी रियायत भी लोगों को हासिल है कि वो जो है क्या कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू जर्नल एक्सेप्शन किसी को मार भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जर्नल एक्सेप्शन किसी की जान भी ले सकते हैं, ठीक है। वो हमने सीखा। फिर उसके बाद प्राइवेट डिफेंस का हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जो आपने अक्सर देखा होगा सीआईडी के अंदर,
और जो जितने भी ड्रामेटिक मूवीज़ हैं, जितने भी हमारे पास कोर्ट रूम ड्रामाज़ हैं, वहाँ पर आपने सीखा होगा कि जो जिसको हम ये कहते हैं कि भाई ये क्या है, प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस है। तो प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया। फिर उसके बाद हम अबेटमेंट पर आ गए, ठीक है। सलाहकार क्या होता है, असेसर बिफोर क्राइम, असेसर आफ्टर क्राइम क्या होता है, ये हमने सीखा। अबेटमेंट कौन कर सकता है, अबेटमेंट अबेटर कौन होता है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने और भी कुछ सेक्शंस पर्जरी वगैरह सीखा, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हमने सीखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर एक भी सेक्शन जो है स्किप करने जैसा नहीं था, तो वो हमने सीखा। फिर उसके बाद हम सेक्शन नंबर 302 से 300 से लेके हम जो है चले गए चैप्टर 16, फिर 16A रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में सीखा। फिर उसके बाद हम आगे चैप्टर 17 जो बहुत ही लेंदी भी था और जिसके अंदर थेफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस थी। तो इलस्ट्रेशंस का एक अलग से लेक्चर मौजूद है, वो आप सुन लीजिएगा। उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो इलस्ट्रेशंस है वो मैंने आपको पढ़ के बताई हैं कि ये इलस्ट्रेशन इस सेक्शन की है, उस लेक्चर को भी सुन लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 17 हो गया, चैप्टर 18, चैप्टर 19। फिर आज हमने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो हमने क्लियर किए और उम्मीद करता हूँ कि आपको पीपीसी अब क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, मैंने आपको चार्ट भी बनाना सिखा दिया था कि किस तरीके से आपने चार्ट बनाना है, उसके अंदर कौन कौन से जो सज़ाएँ हैं उनको सेपरेट करना है, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से मेमोराइज़ हो सके। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो टेस्ट की सीरीज़ है, इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि अब हम जो है डेली बेसिस पे 50-50 सेक्शंस की टेस्ट लिया करेंगे। डेली बेसिस पे 50 सेक्शंस की टेस्ट लेने का बेसिक पर्पस क्या है कि आपको पीपीसी फिंगर टिप्स पे आ जाए। पीपीसी फिंगर टिप्स पर कैसे आएगी, जब आप उसको डेली बेसिस पे लिखेंगे, जब आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, उसके सेक्शंस को, उसकी सज़ाओं को मेमोराइज़ करेंगे। जब तक आप उन सेक्शंस की सज़ाओं को मेमोराइज़ नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपको ज़हन नशीन, आपको फिंगर टिप्स पे नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ तक कोई भी क्वेरी है तो आप करें।